हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम भारत की प्रमुख मृदा जलोढ़ मृदा पे हम बात करने वाले हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्न को बिना रटे लंबे समय तक कैसे याद रखना है वो सबको देखना है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपने भारतीय मृदा पर जो भी प्रमुख प्रश्न बनता है उस पर भी आपने देखा है। उस पर हमने भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। उसी कड़ी में यह दूसरा वीडियो है, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। 8 मिट्टी है, या भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते पा रहे हैं हेडिंग में भारत की जलोढ़ मिट्टी यानी इंडियन एलुवियल सॉइल। अब इससे जो जो प्रश्न बनता है उन सारे को एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न बनता है वो इस तरह, अन्य नाम। अब इससे दोस्तों हमें यह जानना है कि जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। कई बार होता है परीक्षा में हमें जलोढ़ मिट्टी शब्द नहीं दिया जाता, कुछ और नाम दिया जाता, तो उसको हम देखते हैं कि क्या नाम है जलोढ़ मिट्टी का। तो देखिए दोस्तों, इसको दोमट मृदा कहिए, मिट्टी कहिए, कांप मृदा, कछारी मृदा, ये इनका अन्य नाम है। जलोढ़ की जगह ये नाम से भी पुकारा जाता है, जलोढ़ मृदा, कांप मृदा और कछारी मृदा। इनका 3 प्रमुख नाम है, ये नाम याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम और इस पे हम बात करते हैं, वो मैप से हम दिखाएंगे। फिलहाल इस पे जो वन लाइनर जो प्रश्न बनता है उसको हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं विस्तार, भारत में इसका विस्तार कितना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, इसका विस्तार जो है भारत में जो है 40% भूमि है। भारत में कितना भूमि है? 40% भूमि। अगर आप इनको क्षेत्रफल में देखेंगे तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है कि भारत की भूमि का कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा है, तो जवाब होगा 40%। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो हो जाएगा 15 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, अब और देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है दोस्तों। इसका और कौन कौन सा विस्तार, चूंकि विस्तार में ही हम देख लेते हैं। ये तो हो गया 40% भूमि या 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। अब इसी में आता है कि ये कहां कहां पाया जाता है। इसका उत्तर में जो है कि भारत के उत्तर में, वो मैप में देखेंगे आगे, उत्तर में पंजाब से लेकर असम तक और तथा नदी घाटियों में, जो भारत की प्रमुख नदी घाटी है उसमें इस मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, नदी घाटियों में। इस तरह हम इसको 2 रूपों में देखते हैं। 2 रूपों में क्या देखते हैं? इसका विस्तार क्या है? उत्तरी भारत, और दूसरा क्या देखते हैं? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में देखते हैं। उत्तरी भारत में तो ये पंजाब से लेकर असम तक हो गया, और दक्षिणी भारत में क्या है? प्रमुख नदी घाटियों में पाया जाता है। प्रमुख नदी घाटियों में, इसको लिख देते हैं नदी घाटियों में। अब उन नदी घाटियों में कौन कौन सा नाम होता है वो देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी इसमें आता है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब नदी घाटी, चूंकि उत्तर भारत में पंजाब से लेकर असम तक में 3 प्रमुख नदी है, नदी की श्रेणी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पंजाब से लेकर असम तक में ये क्लियर हो गया। हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में क्या हो गया? क्लियर?
उत्तर भारत में कौन कौन सा हो गया? सिंधु, गंगा और क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें जो है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वहीं दक्षिणी भारत में आप नदी निक्षेप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी नदी आती है देख लीजिए। एक होता है कि गुजरात के एकदम अरब सागर में गिरने वाले प्रमुख नदी, वो कौन सा है? इसको दूसरे पेन से लिखा गया, नर्मदा नदी घाटी, तापी नदी घाटी। अब बाकी नदी जो है वो जो है कि पूर्वी तटीय घाटी या भारत का तटीय मैदान जिसको आप कह सकते हैं, या जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है। जो पूर्वी घाट वाली जो नदी है उसको हम देखते हैं। जो प्रमुख नदी है वो कौन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये प्रमुख नदी है जिसके नदी घाटियों में जो है वो, या कहें कि नदी निक्षेपों में, ये क्या है इनके? नदी निक्षेप, क्या बोल सकते हैं इनको? नदी निक्षेप। नदी घाटियों बोल दीजिए या नदी निक्षेपों बोल दीजिए। यह नदी निक्षेप होता क्या है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप, उसको नदी निक्षेप कहते हैं। या कहें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी जो अपने तट पर बहा देती है या तट पर पसार देती है, उसको नदी निक्षेप कहा जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये नदी वाले मैथ में जब हम नदी पर वीडियो बनाएंगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। फिलहाल यहाँ सिर्फ आपको नाम देख लेना है। नर्मदा, तापी, ये गुजरात का तटीय इलाका है, वहां पर ये अरब सागर में विसर्जित हो जाती है, और ये बाकी चली जाती है पूर्वी घाट पर। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऊपर से क्रमशः महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह आता है ये नदी, ठीक है। ये विस्तार हो गया पंजाब से लेकर असम तक और नदी घाटियों में। तो इस तरह दोस्तों उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा, या फिर कहें भारत में सर्वाधिक भागों पर, ये भी आपसे टॉपिक बनता है। क्या बनता है? भारत में सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाले मिट्टी, भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा। और होता क्या है कि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ, ये भी टॉपिक बनता है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, सर्वाधिक उपजाऊ ये मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो ये भी टॉपिक बनता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो भारत के 40% भूमि है, 8 भागों में बांटा गया, तो ऐसे क्लियर हो जाता है कि एक अकेला 40% हिस्सा ले लिया। 60% में उधर 7 प्रकार की मिट्टी है। तो इस हिसाब से भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? वो जलोढ़ मृदा है, या कहें दोमट मृदा, काप मृदा या कछारे मृदा। जब सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मृदा है तो वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ये भी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अब क्या है, और भी इससे टॉपिक बनता है कि सर्वाधिक खेती योग्य मृदा हो गई जलोढ़ मिट्टी। और क्या है कि सर्वाधिक सघन कृषि क्षेत्र। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक सघन कृषि की जाती है? वो हो गया जलोढ़ मिट्टी में। और देखिए इससे क्या क्या टॉपिक बनता है, सर्वाधिक सघन जनसंख्या। जब सर्वाधिक कृषि होगी तो वो अनुमान से याद रख लेना है, जब सर्वाधिक कृषि होती है तो वहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सर्वाधिक कृषि भूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो कई चीजें, चूंकि जगह कम हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं
कि जलोढ़ मृदा जो है कि भारत के 40% क्षेत्रफल यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। यह जो है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मृदा है। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। भारत में सर्वाधिक सघन कृषि वाला मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला जो है कि कृषि क्षेत्र कहें या सघन जनसंख्या वाला मृदा क्षेत्र कहें वो है जलोढ़ मृदा। इसका अन्य नाम हो जाता है दोमट मृदा, कांप मृदा, कछारी मृदा, कुछ भी नाम से पुकारा जा सकता है। यह भारत में जो विस्तार है पंजाब से लेकर असम तक, उत्तरी भारत को पूरा ले लीजिए पंजाब से लेकर असम तक, और क्या है कि और नदी घाटियों में जो भारत की प्रमुख नदी घाटी है कि समुद्र में मिलती है, उसके नदी घाटियों में जो नदी का समुद्र में मिलने से पहले कह सकते हैं या मिलने से बहुत पहले जो अपने साथ जो वो बहाकर लाती है, मिट्टी लाती है, वो अपने तट पर बिखेर देती है, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए हर साल यह रिपीट होता रहता है। तो उत्तरी भारत में 3 प्रमुख नदियों द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया जाता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वहीं दक्षिण भारत में प्रमुख नदी जो नर्मदा, तापी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं और क्या क्या प्रश्न बनता है इस मिट्टी से संबंधित। अब प्रश्न बनता है इस मृदा का रंग कैसा होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का रंग दोस्तों याद रख लीजिए शॉर्टकट में, इस मृदा का रंग होता है धूसर। कई जगह पूछता है, या धूसर शब्द नहीं रहेगा, हल्के धूसर या राख धूसर, ये इनका हो गया कलर। ठीक है, जलोढ़ मृदा का कलर धूसर होता है, या तो वो हल्का धूसर होगा या राख धूसर। राख समझ, चलने के बाद जो अवशिष्ट बचता है, लकड़ी जलाई है उसके बाद जो बचता है वो राख ही तो होता है, धूसर कलर का होता है। ये हो गया, इसका रंग हो गया धूसर कलर का। अब और है दोस्तों कि इसमें जो है कि और क्या प्रश्न बनता है देख लेते हैं। इसका जो कहें क्या प्रमुख, एक प्रश्न बन जाता है प्रमुख तत्व। इसमें प्रमुख कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इस मृदा में। तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार के प्रमुख तत्व कहें या प्रमुख इनका संघटक कहें, 3 प्रकार के इसमें मौलिक तत्व पाए जाते हैं। वो देख लीजिए कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सिल्ट, सैंड एंड क्ले। सिल्ट की मात्रा 20%, सैंड की मात्रा 40% और क्ले की मात्रा 40%। सिल्ट को अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं गाद, सिल्ट है या गाद है। सैंड को कहते हैं बालू या रेत। क्ले को कहते हैं चीका या चिकनी, चिकना पदार्थ। ये मूल पदार्थ हो गया इसमें। दोमट मिट्टी में, जो भारत की दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है, उसका जो प्रमुख तत्व है उसमें 3 प्रकार का योगदान है। 100% को अगर इसमें आप देखें 100% में, तो सबसे कम पाया जाता है सिल्ट यानी गाद, और बाकी बराबर बराबर मात्रा में बालू या रेत कहें 40%, चीका या चिकना पदार्थ कहें वो 40% पाया जाता है। अब होता क्या है कि इसमें प्रमुख जो पाया जाता है या सबसे ज्यादा कौन सा जो है कि तत्व पाया जाता है, इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या पाया जाता है कृषि के दृष्टिकोण से। सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें पाया जाता है, याद रख लीजिए, पोटास, फॉस्फेरिक अम्ल, चूना और
जैविक पदार्थ इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कृषि के उत्पादन के लिए, फसल के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें जो सबसे कम पाया जाता है तत्व, सबसे कम जो पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें सबसे कम जो भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या है और वो कॉमन पाया जाता है सब तरह की मिट्टी में से, ये सबसे कम पाया जाता है हर प्रकार की मिट्टी में, और वो है नाइट्रोजन और ह्यूमस। ये एक भारतीय कृषि भूमि की या मृदा की एक सबसे बड़ी कहें विडंबना है कि ये समान रूप से सब मृदा के साथ ये समस्या बरकरार है। इसलिए सब मृदा में सबसे कम अगर पूछा जाए वो नाइट्रोजन और ह्यूमस सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पे चूंकि ये तत्व क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको कहें घटक, संघटक कहें कि प्रमुख संघटक इसमें क्या क्या होता है। सिर्फ आइए दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फसल की कृषि की जाती है इसमें प्रमुख रूप से। तो इसमें हो गया प्रमुख फसल, कौन कौन से फसल की इसमें प्रमुख रूप से खेती की जाती है। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा या फिर कहें जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजने वाला जो फसल है वो है चावल। उसके बाद और भी प्रमुख फसल है गेहूं, गन्ना, कपास, फल और सब्जी। जो मानव के भोजन का जो प्रमुख फसल है या प्रमुख अन्न है, वो सारी चीजों का उत्पादन एक तरह से कहें जलोढ़ मृदा में होता है। तो प्रमुख फसल जो सबसे ज्यादा उपजता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में उपजने वाला प्रमुख फसल कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों चावल सबसे ज्यादा उपजता है। उसके अलावा गेहूं, गन्ना, कपास, जो है कि फल और सब्जी, ये प्रमुख रूप से उपजने वाला फसल है इसका। अब और चीजें जान लेते हैं कि इसका आयु के आधार पे इस मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर वर्गीकरण, तो इसको आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आयु के आधार पर मतलब निर्माण की जो आयु है उस आधार पे जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहा जाता है बांगर और दूसरे भाग को कहा जाता है खादर। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए इस पे ये बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर देता है। आप नाम देख रहे हैं कि मिलता जुलता है, बांगर खादर, बांगर खादर। अब देखिए इसको जो अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, बांगर को कहा जाता है पुरानी कछारी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी काप मृदा, मतलब पुरानी को बांगर कहा जाता है। और ये क्या हो गया, नवीन कछारी मिट्टी कहें या जलोढ़ मिट्टी कहें, नवीन कछारी मिट्टी। तो पहले तो ये चीजें आपको याद रख लेना है कि पुरानी को बांगर, नवीन को खादर, पुरानी को बांगर, नवीन को खादर। अब देखिए होता क्या कि यहाँ एक ट्रिक अपनाना है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं कि कैसे आप उनको याद रखेंगे। देखिए पवर्गीय इसमें वर्ण आता है, पुरानी में प, बांगर में भी पवर्गीय आता है। आप इन दोनों से भी ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। इन दोनों में मतलब ये बा और प दोनों पवर्ग से ही आता है, इसलिए इसको याद रखना मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा इस तरह।
तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इससे पहले आप इनको याद रखने का कौन सा ट्रिक अपनाते थे। ठीक है, तो पुरानी को बांगर, नवीन को खादर, पुरानी को बांगर, नवीन को खादर। इस तरह अगर 2-3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। और ऐसे भी हमने बता दिया दोनों के पहला वर्ण जो है पवर्ग है। क्लियर, ये याद हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख अंतर क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे इन दोनों का प्रमुख अंतर है दोस्तों। ये देखिए, स्मृति में जो प्रमुख कण होता है ना वो मोटे कण होते हैं, मोटे कण। और इसमें जो है कि अपेक्षाकृत महीन कण पाया जाता है, अपेक्षाकृत महीन कण पाया जाता है। ठीक है ना। होता क्या है कि जब बाढ़ आती है तो इससे अपर्दन कर लेती है, जो ऊपर की जो घुलनशील मृदा वो घुलकर तो बह जाती है, तो यहां पर बाकी जो मोटा और भारी कण है वो बच जाता है। तो इसलिए इसको पुरानी कहा जाता है। जब इसका ऊपर वाला हिस्सा आप ले लेंगे तो बचेगा क्या, जो बचा वो भारी और मोटा कण है तो वो मोटा बच गया। और यहाँ पे खादर में क्या होता है कि इसमें हर साल नए नए परत इसका निर्माण होता है। हर साल बाढ़ आएगा और इसमें जो है कि मृदा की एक परत बिछ जाएगी, फिर बाढ़ जाएगी और इससे जो एक खेती होती है बहुत उपजाऊ खेती होती है, या फिर कहें बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। इसका और देखिए कि इसमें जो है कि मुख्य रूप से इसमें जो और अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से और क्या पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मोटापन तो पाया जाता है, इसमें जो है कि प्रमुख तत्व जो है चीका पाया जाता है, मतलब क्ले इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा बांगर में। और वहीं नवीन या फिर कहें खादर मृदा में उसमें जो है कि अपेक्षाकृत क्या बोल रहे हैं उनको, पतला या महीन कण वाली मृदा इसमें पाया जाएगा। उसको महीन कण वाले अगर मृदा पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, गाद, मतलब सिल्ट। तो स्पष्ट हो गया बांगर मृदा और खादर मृदा। अभी तक आप सिर्फ बांगर को और खादर को समझ लिए कि पुरानी जो मिट्टी है वो बांगर है, नवीन जो मिट्टी है वो खादर है। और अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो इसमें जो मिट्टी का कण होता है वो मोटा होता है और इसमें जो मिट्टी का कण होता है वो अपेक्षाकृत महीन होता है। क्यों होता है, यहां से बहा कर लाएगा तो बाकी यहीं तो बिछाएगा। और इसका प्रमुख तत्व जो इसमें पाया जाता है वो क्ले पाया जाता है, चीका पाया जाता है। और खादर में जो महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है वो गाद पाया जाता है। दोनों में एक चीज कॉमन होती है और वो दोनों में समान रूप से पाया जाता है, और वो पाया जाता है कंकड़, दोनों में पाया जाएगा। ठीक है ना, कंकड़ दोनों में पाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो नदी वाले बहाव वाले एरिया से बहुत ज्यादा ऊंचे में होती है। कभी कभार वहां बाढ़ आ जाएगी, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ऊंचे हिस्से में होती है। और वही खादर मिट्टी जो है एकदम नीचे होगा, एकदम नीचे वाला हिस्सा में होगा, जिसमें पता है हर साल बाढ़ का असर उसमें दिखाई पड़ता है। तो सिर्फ ये नवीन मिट्टी ही नहीं है, कई बार होता है खड़ी फसल भी डूब जाया करती है। तो ये हो गया आयु के आधार पे इनका वर्गीकरण। तो ठीक है, अब जो है कि इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब हम भारत की जलोढ़ मिट्टी को हम समझेंगे मैप के द्वारा। आइए दोस्तों, अब हम मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी का भारत में कितना विस्तार है या कहां कहां पे विस्तार है। ये हमने मैप बनाया हुआ है, आधा मैप हालांकि जम्मू कश्मीर हमने दिखा पाए हैं, बाकी पूरा भारत है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जलोढ़ मिट्टी है। ये आराम से आपको याद भी हो जाएगा। आप देखिए पहले हमने क्या बताया, 40% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ये है। और दूसरा क्या पढ़ा, उत्तर भारत में पंजाब से लेकर असम तक, ये तो पढ़ा हमने, पंजाब से लेकर असम तक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसमें 3 प्रमुख नदी श्रेणी के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी हमने देखा, सिंधु जो इधर पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन जो हिस्सा भारत में सिंधु नहीं है, लेकिन उसके सहायक 5 प्रमुख सहायक नदी है उसके द्वारा, और बीच में गंगा और उनकी
सहायक नदियां हैं और इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया गया। इधर जो है सकरी गली के रूप में जो है राजस्थान से होते हुए गुजरात का आधा हिस्सा कहें एक तरह से गुजरात में ये पाया जाता है। यहाँ पे हमने पिछले जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि नर्मदा और तापी, ये जो आती है नर्मदा और तापी नदी आती है। ये नर्मदा अपने मुहाने पर भी जो है कि नदी घाटी, नर्मदा और तापी नदी की जो घाटियां हैं वहां पर भी इस नदी का निर्माण होता है। अभी हमने और क्या पढ़ा, ये पूरा पश्चिम बंगाल एक तरह से कहें कि उसमें आ जाता है, बिहार, यूपी, इस तरह का प्रमुख विस्तार यहाँ से पाया जाता है। और इधर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता था, मैप देख के आप बताइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहाँ हम बोलने वाले नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि महानदी, गोदावरी, इस तरह जो है गोदावरी हो गया, फिर महानदी गोदावरी जो है कि कृष्णा, कावेरी, इस तरह का जो नदी घाटी है उस तरह वो अपने जो है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। ये कैसे कर लेता है कि अपने साथ जो बहा कर निक्षेप लाता है उसको अपने तटों पर उसको विसर्जित कर देती है, तटों पे उसे छोड़ देती है और उस तरह से प्रमुख जो भारत की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसका निर्माण होता है। आई होप कि आपको जलोढ़ मिट्टी से संबंधित अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई संशय या शंका रहता है उसको आप कमेंट करके बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कमेंट में हम जवाब दे दें, या अगले वीडियो में हमको बताना औचित्य रहेगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।